आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं डबल ब्लॉक ब्रेक के बारे में, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक ब्रेक के बारे में स्टडी की थी। तो ये वहाँ पे हमने देखा था कि सिंगल ब्लॉक ब्रेक है कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही सिंगल ब्लॉक ब्रेक वर्क करता है, एज इट इज़ वही फंक्शन हमारी यहाँ पे डबल ब्लॉक ब्रेक में रहती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है कि यहाँ पे एक ब्लॉक ना होने के बाद दो ब्लॉक हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो भी सर्कुलर हमारा व्हील है, उस सर्कुलर व्हील को रोकने के लिए हमें दो ब्लॉक्स हैं उनको यूज़ करना होता है। और उन दोनों ब्लॉक्स को जब हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर की वजह से ये दोनों ब्लॉक्स हैं उस व्हील को होल्ड करते हैं, और होल्ड करने की वजह से फिर वो व्हील रोटेट करना बंद कर देता है। तो ये जस्ट जनरल फिनोमिना है। इसमें भी सेम फंक्शनिंग वैसी रहेगी जैसे कि हमारी सिंगल ब्लॉक में रहती थी। यहाँ पे हम एक सिंगल लीवर से एक फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स की वजह से दोनों ही ब्लॉक्स को हम यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फलक्रम पिन है, उनसे ये ब्लॉक्स और लीवर कनेक्टेड रहते हैं। स्प्रिंग के थ्रू दोनों को एक साथ हम अटैच कर सकते हैं। जैसे ही ये आपका फोर्स अप्लाई होता है, दोनों ब्लॉक्स एक साथ वर्क करते हैं और आपका व्हील रोटेट करना बंद कर देता है। नॉर्मली अगर हमें इसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ब्रेकिंग टॉर्क जैसे सिंपली सिंगल ब्लॉक था तो उसके अंदर रहता था आपका TB इक्वल्स FT इंटू आर। बट यहाँ पे दो ब्लॉक हैं तो दोनों ही ब्लॉक की वजह से दोनों ही आपके ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होंगे। तो FT1 फॉर द ब्लॉक 1 एंड FT2 फॉर द ब्लॉक 2, दोनों फोर्सेज को ऐड किया जाएगा और R से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं फॉर द केस ऑफ डबल ब्लॉक ब्रेक। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इन चीज़ों को हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है। ए डबल शू ब्रेक shown as in figure is capable of absorbing a torque of 1400 Newton meter. That means यहाँ पे torque given है। The diameter of the drum brake is 350 mm and the angle of contact for the each shoe is 100 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स जैसे हमने सिंगल ब्लॉक में देखा था कि अगर 60 डिग्री से अबो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पे हम म्यू की जगह म्यू डैश यूज़ करेंगे। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड द लाइनिंग इज 0.4, यहाँ पे म्यू हमें गिवन है। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी टू सेट द ब्रेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। एंड नंबर 2 द विड्थ ऑफ द ब्रेक शू इफ द बेयरिंग प्रेशर on the lining material is not to exceed 0.3 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है और इन्हीं दोनों के लिए हम सिंपली सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो ब्रेकिंग टॉर्क TB 1400 न्यूटन मीटर या 1400 इंटू 3 न्यूटन मिलीमीटर। देन डायमीटर 350 mm या रेडियस हो जाएगी इसकी 175 mm। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 2 थीटा इज 100 डिग्री और इन द रेडियन इट विल बी 1.75 रेडियन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.4। PB ब्रेकिंग जो आपका प्रेशर यहाँ पे अप्लाई है, तो दैट मीन्स ब्रेकिंग प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 0.3 न्यूटन पर mm²। तो अगर हमें स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी सेट टू द ब्रेक जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हम अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो म्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एंगल हमारा 60 डिग्री से ज़्यादा है। तो म्यू डैश हो जाएगा 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.45। इसके बाद हमें मोमेंट लेने, तो दोनों फोर्सेज के लिए हम पॉइंट O1 के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा S इंटू 451 RN इंटू 200। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोर्स आपका S अप्लाइड है, ये RN1 है नीचे की तरफ, और इस पॉइंट O के अबाउट हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं। तो ये RN अप्लाई हो रहा है और ये FT1 अप्लाई हो रहा है। तो RN की डायरेक्शन आपकी ये वाली है, FT1 की डायरेक्शन ये वाली है और S की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो इनके एंगुलर डायरेक्शंस की वजह से जो भी हमारे कैलकुलेशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग अगर आपका फोर्स ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहता है तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ये वाला फोर्स है फलक्रम पॉइंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं
तो ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो क्लॉकवाइज रोटेशंस के फोर्सेज हैं Ft1 एंड Rn1, दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम इसके लिए Ft1 के लिए लेंगे और Rn1 के लिए इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 200 mm वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एस जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 250 प्लस 200 यानी कि 450। तो इन सब वैल्यूज़ को लेके हम यहाँ पे फलक्रम पिन ओवन के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अब अगर हम फलक्रम पिन ओवन के लिए मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमें मिली S × 450, Rn 200, Ft1 175 - 40। तो टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई इसके लिए 579.4 Ft1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है Rn1 को Ft1/μ से, या Ft1 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ S 0.776 S। ऐसे ही हम पॉइंट O2 के लिए भी हम मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट O2 के लिए जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारी Ft2 = 1.454 S। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो फोर्सेज हैं उनके लिए जो वैल्यूज़ आई हैं Ft1 और Ft2, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ब्रेकिंग टॉर्क की इक्वेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ब्रेकिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी, TB = Ft1 + Ft2 × R। तो TB की वैल्यू गिवन है, Ft1 Ft2 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ S हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो S हमारे पास एक अननोन कंपोनेंट इसके अंदर मिलेगा। अब इस इक्वेशन से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ S। तो यहाँ पे जो S फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3587 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें देखनी है कि विड्थ ऑफ द ब्रेकिंग शू कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ ऑफ द ब्रेकिंग शू को हम कंसिडर करते हैं कि B जो है आपकी विड्थ ऑफ द ब्रेकिंग शू है, एंड वी नो दैट द प्रोजेक्टेड बेरिंग एरिया फॉर वन शू, तो ये हो गया AB विल बी V जो विड्थ है इनटू 2R sin थीटा। तो ये हमारे दोनों डायमेंशंस ले ली हमने, तो इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही डायमेंशन में R और थीटा की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो AB आ जाएगा 268 mm²। और Rn को अगर हम बात करते हैं तो Rn की वैल्यू क्या होती है, Ft1/μ। और Ft1/μ की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास Ft1 की वैल्यू भी है और μ की वैल्यू भी। यहाँ पे S जो अननोन था वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कैलकुलेट किया हुआ है अभी। एंड द नॉर्मल फोर्सेज ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द शू, तो जो Rn2 हो गया, तो Rn2 की वैल्यू Ft2/μ। तो Ft2 Rn2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें देखना है कि अगर मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शू, therefore we shall find the width of the shoe for the maximum normal force, that is Rn2। यहाँ पे Rn1 की वैल्यू और Rn2 की वैल्यू में दोनों से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, Rn2 की। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हमें फोर्स अप्लाई हो रहा है वो Rn2 पे हो रहा है, तो इसीलिए जो विड्थ होगी वो किसके ऊपर ज़्यादा होगी, Rn2 के ऊपर। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ जो प्रेशर है आपका वो कितना होगा, 0.3 विल बी इक्वल्स टू Rn2/AB। तो यहाँ पे Rn2 की वैल्यू रखेंगे, AB जो है उसके अंदर B अननोन है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, इससे हम B कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपली हमें यहाँ पे जो थिकनेस है वो ब्रेक के लिए वो मिल जाएगी, वो होगी 144.2 mm। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको डबल शू ब्रेक है या डबल ब्लॉक ब्रेक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं और उनको हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं वो चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू।